मोसाद की बहुत सारी आपको कहानियाँ सुनाई, आपको ये भी बताया कि किस तरह से अपने देश के लिए, अपने देश के दुश्मनों के ख़िलाफ़ वो दुनिया के कोना कोना को छान मारते हैं। थोड़ी सी मोसाद की इसी चीज़ों की नकल करने की कोशिश की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भी। आईएसआई यूरोप और अमेरिका में जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनके दुश्मन हैं, उनको ख़ास तौर पर अपने ही लोग, उनको ढूंढ ढूंढ के किस तरीके से मारा, ये कहानी आज की उसी के ऊपर है, लेकिन कहानी फोकस है एक शख्स के ऊपर। पाकिस्तान के 4 अलग अलग प्रांत हैं, ये आप सभी जानते हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रांत जो स्टेट है, राज्य है, वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान पाकिस्तान बनने के बाद से ही लगातार इस बात के लिए जोर देता रहा है कि वो एक आज़ाद मुल्क के तौर पर रहना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा किया नहीं। जब बंटवारा हुआ था तब भी उसमें से एक, जो अलग अलग उस वक्त रियासतें हुआ करती थी, एक ने ये कहा था कि हम अलग रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करते हुए फिर पूरे बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। बलूचिस्तान में बहुत सारे खनिज हैं, बहुत सारे वहाँ पे कुदरती चीज़ें हैं, अच्छा खासी मतलब वहाँ पे सारी चीज़ें हैं कुदरती, और वो उनकी अपनी एक पहचान भी है। लेकिन पाकिस्तान वहाँ से कमाता तो है, वहाँ से सारी चीज़ें लेता तो है, लेकिन वो खर्च बलूच पे नहीं बल्कि बाकी अपना लाहौर, इस्लामाबाद और इन जगह के लोगों के लिए करता है। तो बलूच की शिकायत यही है कि आप हमारे यहाँ से इतने सारे पैसे कमाते हो और हमारा ही ख्याल नहीं रखते हो, और इसीलिए बलूच में अलग अलग फोरम है जो अपनी बलूच की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते चले आ रहे हैं आज तक। इसी बलूचिस्तान की इस आज़ादी को, लड़ाई को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई दोनों हमेशा काम करती रहती है। जो ज़रा सी आवाज़ उठाता है उसे मार दिया जाता है। बलूचिस्तान में एक रूटीन सा बन गया है कि हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ लाशें मिल लेती हैं, अनजानी लाशें कहीं पड़ी हुई हैं, कहीं सड़क पर, कहीं बाग में, कहीं किसी और जगह पर, और कई बार ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक साथ 2 से 4 लाशें एक साथ पड़ी होती हैं। लाशों को देखने के बाद लगता है कि उनके ऊपर काफ़ी जुल्म ढाया गया, उनको काफ़ी टॉर्चर किया गया और फिर उनको मारा गया। कई लाशें ऐसी हैं जिनके हाथ पैर काट दिए गए, कई के गुप्तांग काट दिए गए, कई लाशों को गला दिया गया एसिड और उसके ज़रिए। तो ऐसी लाशों का मिलने का सिलसिला आज से नहीं बल्कि पिछले 10 सालों से चला रहा है। कहते हैं कि अघोषित तौर पर अब तक हज़ारों लाशें ऐसी मिली जिनका कोई नाम लेवा नहीं है। और आलम यह है कि आप इसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी वही हैं जिनको कुछ दिनों के लिए हटा दिया था नवाज शरीफ ने, फिर वापस आए। इफ्तिखार चौधरी ने बाकायदा एक बार बलूचिस्तान सरकार को ये ऑर्डर दिया था, तब उनके सामने सिर्फ ये आई थी बात कि 2 साल में सरकार ही आंकड़े थे पाकिस्तान के कि 350 लाशें अलग अलग जगहों पर मिली हैं और कुछ पता नहीं कि वो कौन है, उनको किसने मारा, क्यों मारा। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो वहाँ के चीफ जस्टिस ने खुद इस पर संज्ञान लिया और बलूचिस्तान सरकार और पाकिस्तान सरकार से जवाब मांगा कि ये पता करो कि ये 2 साल के अंदर 350 लाशें किन लोगों की हैं, इन्हें किसने मारा, क्यों मारा, और ये रिपोर्ट आप दें। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने बाकायदा ये बात, और कमाल ये था कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में बैठती है। इफ्तिखार अहमद चौधरी ने एक विशेष अदालत लगाई थी इसकी सुनवाई के लिए बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा में जाकर, और कोयटा में उन्होंने ये फैसला दिया था कि इन लाशों के बारे में आप बताओ कि इन लाशों की सच्चाई क्या है। और इसी बलूचिस्तान से जुड़ी हुई एक और भी कहानी है जो कभी आपको डिटेल में सुना होगा कि नवाब बुख्ती जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर और दूसरे अलगाववादी नेता रहे जिनको पाकिस्तानी सेना ने मारा, और बाद में ये था कि परवेज़ मुशर्रफ ने मरवाया। परवेज़ मुशर्रफ पे बुख्ती के कत्लों को लेकर मुकदमा चल रहा है, तो ये भी वहीं से जुड़ा हुआ है। तो खैर ये है कि किस तरीके से वहाँ लाशें मिलती हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट तक अगर ये कहे कि इन लाशों के बारे में पता करें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या होगा। ऐसी लाशें जब मिलनी शुरू हुई 2010 से काफ़ी ज़्यादा तादाद में, और बलूचिस्तान में आज़ादी को लेकर आवाज़ शुरू से उठ रहे हैं, तो वहाँ ऐसी आवाज़ उठाने वाले लोगों को खामोश करने का काम पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई करती है। मीडिया को भी वो डरा धमका कर रखते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से भी बाहर आए तो वहाँ की मीडिया बहुत ज़्यादा बलूच या बलूचिस्तानियों के बारे में या उनके जुल्म के बारे में नहीं लिखती है या नहीं दिखाती है।
लेकिन बलूचिस्तान के कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं, कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो हिम्मत करके फिर भी इस जुल्म के खिलाफ लिखना शुरू करते हैं। कई ऐसे लिखते हैं जिन्हें गायब कर दिया जाता है, कि मार दिया जाता है। ऐसी एक जर्नलिस्ट बलूचिस्तान के तेज तर्रार साजिद हुसैन बलूचिस्तान में पैदा हुए और पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के खिलाफ लिखना शुरू किया। जब वो लिखना शुरू किया और इन लाशों का सच सामने लाने लगे, बताया कि किस तरह से इन सारी लाशों में जो कॉमन चीज़ें थी, दो थी कि इन सब के सर में गोली मारी जाती, उसके बाद उससे पहले उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता, फिर लाश को ले जाके कहीं फेंक दिया जाता, और उन लाशों के बारे में कभी कोई जांच या छानबीन होती नहीं। होती भी क्यों, जब खुद जिसके हाथ में कानून है और वही कातिल भी है, तो फिर जांच कैसे करेगा। तो साजिद हुसैन ने इन सच को सामने लाने की हिम्मत दिखाई। नतीजा ये हुआ कि उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई, जान से मारने की धमकियां मिलनी शुरू हो गई, और वो अपने कई साथी पत्रकार का हश्र देख चुके थे जो गायब हो गए, जिन्हें मार दिया गया। लेकिन फिर भी डटे रहे साजिद हुसैन, लिखते रहे। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें लगा कि अब शायद उनकी जान न बचे और बलूचिस्तान में उन्हें ISI या पाकिस्तानी आदमी मार डालेंगे। उनके दोस्तों, घर वालों ने उन्हें मशवरा दिया कि बलूचिस्तान छोड़ दो वरना मारे जाओगे। साजिद हुसैन को भी लगा कि बेवकूफ़ी है, मुहिम चलाना है तो कहीं और से भी चला सकते हैं। ये सोचकर वो बलूचिस्तान से चुपचाप निकल लेते हैं। अपनी बीवी, अपनी बेटी और अपने बेटे, इन तीनों को छोड़कर 2012 में साजिद हुसैन बलूचिस्तान से निकल जाते हैं। निकलने के बाद वो पहले दुबई जाते हैं, फिर ओमान जाते हैं, फिर युगांडा जाते हैं, कुछ दिन वहाँ रहते हैं। बाद में फिर कुछ उनके जानने वाले और कुछ दोस्त थे जो स्वीडन में रह रहे थे, तो उन्हें कहा जाता है कि तुम स्वीडन आ जाओ। साजिद हुसैन स्वीडन पहुंच जाते हैं और स्वीडन में जाकर अपने एक दोस्त के साथ रहते हैं, और फिर वहाँ पे वो एक शरणार्थी के तौर पर वो मांगते हैं, और उन्हें जो है असाइलम भी मिल जाता है वहाँ पे, स्वीडन की सरकार दे देती है। वहीं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगते हैं, और उसी यूनिवर्सिटी में अपने मास्टर कोर्स की डिग्री भी, वो पढ़ाई भी खुद करने लगते हैं, और साथ में ऑनलाइन एक पेपर से जो बलूचिस्तान के जुल्म की कहानियाँ थी, उसकी मुहिम को चलाने का वो सिलसिला जारी रखते हैं। बलूचिस्तान टाइम्स नाम का एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर शुरू करते हैं स्वीडन से, और अपनी आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। ये बात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तानी सेना, इन सबको भी पता है कि साजिद हुसैन निकल गया है। साजिद हुसैन अब स्वीडन में है, वहाँ से भी वो अपनी मुहिम चला रहा है, और बलूच लोगों पे होने वाले जुल्म की सारी कहानियाँ एक तरह से वो उनके पर्दाफाश कर रहा है। इससे पाक आर्मी और ISI दोनों नाराज। स्वीडन में रहते हुए वक्त हो चला था साजिद हुसैन को। स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम, वहाँ के पास एक अकाला नाम की जगह है जहाँ पे वो अपने दोस्त के साथ रहते थे और अपनी मुहिम चला रहे थे। इसी दौरान में होता यह है कि दोस्त के साथ रहते हुए काफ़ी वक्त हो गया, उन्हें लगा कि ठीक ठाक वो अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी कर रहे हैं, बाकी चीज़ें चल रही हैं, तो एक अलग रेंटेड हाउस लेने के लिए कि अलग से अब रहा जाए, दोस्त पे कब तक बोझ बने। तो अब तक अकाला में ये रहते थे, वहाँ से थोड़ी दूरी पर, लगभग 45 मिनट या 1 घंटे की दूरी पर एक दूसरा थोड़ा सा छोटा सा इलाका है, शहर उपसाला। तो साजिद हुसैन उपसाला में एक किराए का घर देखते हैं और उसके बाद वहाँ शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। 2 मार्च की सुबह 9, साढ़े 9 बजे वो उसी जगह पे उपासला, वहाँ पे वो जाते हैं ताकि घर अपने रेंटेड हाउस की घर की चाबी ले सकें और फिर घर शिफ्ट कर सकें। 2 मार्च 2020, इसी साल, अभी मतलब सिर्फ 2 महीने पहले वो जाते हैं, ट्रेन में सवार होते हैं। 40-45 मिनट के सफ़र के बाद वो उपासला रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं। आखिरी बार उनके फ़ोन पे यही बात हुई अपने दोस्तों और बाकी से, और इसके बाद वो गायब हो जाते हैं। ट्रेन से उतरकर उपासला तक वो पहुंच चुके थे, उसके बाद साजिद हुसैन का कोई पता नहीं। अब शाम हो गई, शाम तक वापस लौटना था, लौटे नहीं। अकाला में उनके दोस्त को फिक्र हुई, दोस्त ने कॉल किया, फ़ोन मिल नहीं रहा है। बाकी उनके जानने वालों को कांटेक्ट किया, पता चला कि किसी भी कांटेक्ट में नहीं है। तो आखिरकार थक हार कर रात भर इंतज़ार करने के बाद 3 मार्च को इनके दोस्तों ने
पुलिस में जाने का फैसला किया और पुलिस में जाकर साजिद हुसैन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस ने अपनी शुरुआती छानबीन की और उसे लगा कि कहीं वो अपनी मर्जी से चले गए, इसलिए उतना सीरियसली भी नहीं लिया और रिपोर्ट तो लिख ली, लगा कि आ जाएंगे, इंतज़ार करेंगे, क्योंकि अभी 24 घंटे से ज़्यादा हुआ नहीं है। लेकिन फिर 3 से 2 दिन और बीत गए, 5 मार्च आ गया, साजिद हुसैन का कोई सुराग नहीं मिला, पता नहीं मिला। स्वीडन में, बाकायदा स्टॉकहोम में एक एजेंसी काम करती है जो मिसिंग पीपल, जो लोग गुमशुदा या गायब होते हैं, तो उसमें वो पुलिस की मदद करती है। स्वीडिश पुलिस ने मिसिंग पीपल से भी फिर कांटेक्ट किया और पता करने की कोशिश की कि क्या उनके पास ऐसी कोई जानकारी है, कोई शख्स ऐसा कोई आया हो, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला साजिद हुसैन का। 2 मार्च से लगभग अब महीना ख़त्म होने वाला, मार्च 28 मार्च आखिर आ गया और 28 मार्च को पहली बार साजिद हुसैन के उसी ऑनलाइन अखबार बलूचिस्तान टाइम्स में साजिद हुसैन की गुमशुदगी की खबर छपती है। बाकी उनके दोस्तों को पता चलता है, परिवार वालों को पहले ही पता चल चुका था, सभी परेशान थे। तलाश जारी रहती है, साजिद हुसैन का कोई सुराग नहीं मिलता। इसी दौरान में एक और वहाँ पे एक संस्था है, RSF, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम से ही है कि यहाँ पे कोई ये नहीं है कि किसी बाउंड्री खींची हुई नहीं है कि ये जर्नलिस्ट फलाने देश का है, नागरिकता ये पूरे देश में ऐसे रिपोर्टर जो अपने अपने देशों में सताए हुए हैं, जिनके पीछे सरकार है, जिन्हें डराया धमकाया जा रहा है, तो एक तरह की ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे लोगों की ये मदद करती है और दुनिया भर के ऐसे पत्रकारों की मदद करती है। तो अब जब साजिद हुसैन की गुमशुदगी की खबर और साजिद हुसैन की कहानी पता चली कि किस तरह से बलूचिस्तान में धमकी मिली और वो बाहर आया, फिर भी लिखना छोड़ा नहीं, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है वो उनकी मदद के लिए आगे आती है, पुलिस से बात करती है, सरकार से बात करती है और कहती है कि इन्हें ढूंढा जाए। और RSF पहली बार ये पुलिस को कहती है कि उन्हें लगता नहीं है कि साजिद हुसैन गुमशुदा है, बल्कि डाउट ये है कि साजिद हुसैन को किडनैप किया गया है। इतना ही नहीं, वो आगे ये भी मेंशन करती है बाकायदा लेटर लिखकर स्वीडन पुलिस और गवर्नमेंट को कि साजिद हुसैन की किडनैपिंग के पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ हो सकता है। इसलिए मामला बहुत ही संगीन है, आप उसको उस तरीके से जांच करें। ये सारी चीज़ें आने के बाद स्टॉकहोम पुलिस, बाकी सारी उपासला और बाकी जगहों पे जांच तेज़ हो जाती है, कोशिश की जाती है साजिद हुसैन का पता लगाने की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। 2 महीने बीत जाते हैं। 2 मार्च को साजिद हुसैन गायब हुए और 1 मई मजदूर दिवस के दिन उपासला के पास एक नदी है, उस नदी से साजिद हुसैन की लाश मिलती है। पुलिस को खबर मिली, पुलिस गई, लाश उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। साजिद हुसैन के जिस्म में कहीं भी किसी चोट के या जख्म के कोई निशान या खरोज भी नहीं। तो अब सवाल ये है कि साजिद हुसैन की लाश वहाँ तक कैसे पहुँची, डूबने से मौत हुई या कुछ और वजह है। इसको लेके अब जांच शुरू हुई। जो भी RFI और बाकी जो सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, इन लोगों ने सीधा इल्ज़ाम लगाया कि ये काम ISI का है। अब ऐसा क्यों? शुरुआती जांच में भी पुलिस ने इसको सिंपल सा केस नहीं लिया, वो माना कि इसके पीछे साजिश है और साजिश गहरी है। इसके बाद जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि ISI की यूरोप और अमेरिका में एक लंबी चौड़ी फौज है, उनके लोग हैं और वो टिप ऑफ लेते हैं पाकिस्तान से। और ऐसे लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान की नीति के ख़िलाफ़ जाते हैं या बलूचिस्तान जैसी जगहों पे जो कुछ हो रहा है, तो वो उन लोगों का काम तमाम करती है, उन्हें गायब करती है और उनको सीधे ठिकाने लगा देती है, जैसे मोसाद काम करती है। और तफ्तीश हुई तो पता चला कि पाकिस्तान में अब तक करीब 80 से 90 के बीच में जर्नलिस्ट रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके। कुछ की लाशें मिली, कुछ अजीब तरीके से मारे गए और कुछ के बारे में आज तक कोई सुराग नहीं है। और इनमें से भी आधे जर्नलिस्ट वो हैं जो बलूचिस्तान के हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं, बलूचिस्तान के लिए लिखते हैं और ख़ुद बलूच हैं। तो जब ये सारी जानकारी आई तो फिर स्वीडन की पुलिस को भी डाउट हुआ, बात ऊपरी लेवल तक गई और फिर जब खंगाला गया सारी चीज़ों को तो ये पता चला कि स्वीडन जाने के बावजूद साजिद हुसैन को लगातार धमकियां मिल रही थी
कि वो ये जब अपना ऑनलाइन अखबार शुरू किया है इसको बंद करें और जो बलूचिस्तान के बारे में तस्वीर दुनिया को दिखा रहे हैं वो ना दिखाएं, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। और सब मानकर यही चल रहे हैं कि आईएसआई का एक और जो शिकार बना वो साजिद हुसैन बना। हालांकि इसकी अभी फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है। 1 मई को ये लाश मिली है, आज 16 मई है, अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। और जिस तरीके की सारी चीज़ें हैं, लगता नहीं है कि खुलकर इसमें आईएसआई का नाम आएगा। लेकिन साजिद के जानने वाले जो तमाम दोस्त हैं या जो मीडिया की जो बिरादरी है बलूचिस्तान में, जो लोग अभी भी हैं डर कर भी काम कर रहे हैं, उन सब का यकीन है कि इसके पीछे आईएसआई का हाथ है। आईएसआई इस तरीके से अब काम करती है जैसे बाकी की एजेंसियां हैं कि ये पता ना चले केस टू केस कैसे कत्ल किया, कैसे मारा। और इसीलिए जब ये लाश मिली नदी से साजिद हुसैन की, तो कोई ज़ख्म का निशान नहीं, कोई चोट नहीं, कोई गोली मारने का, कोई कत्ल का, गला घोटने का। तो उसमें ये भी है कि कुछ ऐसी चीज़ दी गई, स्लो पॉइज़न दिया गया, क्योंकि लाश गायब होने के 2 महीने के बाद मिलती है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन, दवाएं हैं, स्लो पॉइज़न है, जिससे कि पोस्टमार्टम में भी मौत की असली वजह सामने नहीं आ पाती है। और खुफिया एजेंसियां इसका भरपूर इस्तेमाल करती हैं। तो ये हो सकता है, बहुत मुमकिन है, लेकिन अब क्या रिपोर्ट आती है ये देखने की चीज़ है। हालांकि उम्मीद ये है कि स्वीडन शायद इस रिपोर्ट को छुपाए नहीं, क्योंकि स्वीडन की गिनती दुनिया के उन चंद देशों में होती है जहां मीडिया की सचमुच में आज़ादी है। एक सर्वे हुआ था जिसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो मीडिया जहां पे आज़ाद है उन देशों के नाम कौन कौन से हैं, तो उसमें पहला नाम आया था नॉर्वे का, कि नॉर्वे से ज़्यादा अभिव्यक्ति की आज़ादी और किसी देश में नहीं है, मीडिया जिस तरीके की आज़ाद है। दूसरा नाम आया था फिनलैंड का, तीसरा नाम आया था डेनमार्क का, और चौथे नंबर पर है स्वीडन, जहाँ से साजिद हुसैन गायब हुए। तो उम्मीद यही है कि अपनी इस जो रेटिंग है, जो रैंकिंग है, उसका हक निभाते हुए स्वीडन जो है इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगी और बताएगी कि इसके पीछे क्या हाथ था। सरकार ने, वहाँ की स्वीडन की सरकार इस मामले में कई अपने एग्जाम्पल सेट कर चुकी है। एक चाइनीज़ जर्नलिस्ट को स्वीडन ने अपने यहाँ शरण दिया था, बाद में वो चाइनीज़ जर्नलिस्ट स्वीडन की उसने नागरिकता भी ले ली। फिर वो किसी काम से थाईलैंड गया, लेकिन थाईलैंड जब गया तो चीनी खुफिया एजेंसी ने उसको पकड़ लिया और उसको वापस चीन ले गए। चूँकि वो चीन की सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ लिखता था, फिर चीन में मुकदमा चला, उसे 10 साल की सज़ा सुना दी। इस पर स्वीडन ने बाकायदा चीन से बात की और कहा कि ये हमारा नागरिक है, आप हमें इसको कानूनी मदद देने के लिए हमको एक्सेस दिया जाए वहाँ पे। चीन ने कह दिया कि नहीं, अब उसने स्वीडन की नागरिकता छोड़ दी है, वापस चीनी नागरिकता बन गया है। लेकिन फिर भी स्वीडन नहीं माना, और एक स्वीडन में जर्नलिस्ट, जैसे जर्नलिस्ट जिनको उनके देश में डराया धमकाया जाता है, उनके लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक अवार्ड दिया जाता है हर साल। तो स्वीडन ने सिर्फ चीन को ये दिखाने के लिए उस साल का ये अवार्ड उसी चीनी जर्नलिस्ट को दिया, जिससे चीन और भड़क गया। चीन ने धमकाया तक कि स्वीडन तुम हमारे आगे कुछ नहीं हो। और सही में स्वीडन छोटा देश है, चीन बहुत बड़ा है, लेकिन स्वीडन ने कहा कि इन धमकियों से हम नहीं डरते हैं, सच के साथ रहेंगे। और सच ये है कि आपने उसको गलत तरीके से जेल में डाला है, आप वो हमारा नागरिक बन चुका है, आप हमें उसके हवाले कर दीजिए। ऐसा हुआ नहीं। इसी के उलट दूसरी कहानी है, अगर जर्नलिज्म और मीडिया की आज़ादी की बात करें तो पाकिस्तान शायद सबसे नीचे में आता है, जहाँ आज़ादी नाम की इतनी चीज़ नहीं। ख़ासतौर पर अगर बलूचिस्तान को सामने रख के बात करें तो बलूचिस्तान की एक ऐसी कहानी कि एक शख्स, उसका बेटा गायब हो गया, और उसके बेटे के बारे में ये था कि वो बलूच की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा था गुपचुप तरीके से। वो बात पता चल गई और उसके बाद वो गायब हो गया। उसके फादर ने बड़ी कोशिश की उसे ढूंढने की। उन्होंने एक वकील किया कि अपने बेटे का पता लगाने के लिए कोर्ट के ज़रिए कोई ऑर्डर पास हो और सरकार को और पुलिस को ये काम दिया जाए कि उनके बेटे को ढूंढा जाए। तो जैसे ही उन्होंने वकील किया और वो वकील पहली बार अदालत में पेशी में गया, उसके बाद वो लौट रहा था, उस वकील का कत्ल हो जाता है। ये मामला वहीं रुक जाता है। पर बाप बेबस था, अपने बेटे को ढूंढ रहा था। वो वकील से जब उसे लगा कि वकील तो मारा गया, तो उसने बलूच के मीडिया से जाकर संपर्क किया और कहा कि हमारे बेटे को आप ढूंढने में मदद करें, उसके बारे में लिखें। जैसे ही जिस दिन वो मीडिया के पास संपर्क करने के लिए गया, उसी रात उस कस्बे के जो मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे, उसका कत्ल हो गया। तो इसका मतलब था कोई चाहता नहीं था कि उसके बेटे को ढूंढने में कोई मदद करे, जो भी मदद करेगा वो मारा जाएगा।
और उस बच्चे को फिर ढूंढा नहीं जा सका उस वक्त। अब बाद में क्या हुआ ये मुझे उसका अपडेट नहीं है। तो ये है बलूचिस्तान के अंदर की तस्वीर है। साजिद हुसैन जैसे जर्नलिस्ट जो अपनी जान जोखिम में डालकर, अपनी जान देकर भी सच्चाई से पीछे नहीं हटते, इस दुनिया में वाकई ऐसे कम जर्नलिस्ट होते हैं। तो हम सब की यही बस वो है कि किसी तरह से जो सच्चाई है कत्ल के पीछे की, वो सच्चाई सामने आनी चाहिए ताकि ये पता चले कि आखिर गुनहगार कौन है और जो गुनहगार उन्हें सज़ा मिल सके। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी ISI जो कि शक है, इन दोनों का नाम आता है। स्वीडन अपनी रिपोर्ट भी दे देती है। मुझे लगता नहीं है कि इन लोगों को कोई सज़ा भी मिल सकती है। बलूचिस्तान की एक दूसरी सच्चाई है कि बलूच की जो राजधानी है कोयटा, कल्लात, खुजदार और मकरान, ये 4 ऐसे जगह हैं, 4 ऐसे बड़े शहर हैं जहाँ सबसे ज़्यादा लाशें मिलती हैं और जहाँ सबसे ज़्यादा लोग गायब होते हैं, क्योंकि इन्हीं जगहों पे बलूच की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी जा रही है। बलूच का मसला हल हो, बलूच के लोग जो चाहते हैं वैसा हो और वहाँ की प्रेस की जो आज़ादी है वो बरकरार रहे, यही हम लोग चाहते हैं। और साजिद हुसैन के केस के बारे में जब भी कोई अपडेट आएगा, मैं एक बार फिर आपके पास वापस आऊँगा और ज़रूर वो सुनूँगा।